इज अभिनय शर्मा। कौन कौन सी सब्जी है थोड़ा बता दो जरा। इंग्लिश पढ़ाने से शुरुआत की, भले ही खुद की कमजोर थी, लात से एकदम गिरा दिया और एक घूसा मारा ऐसे, बड़ा बुरा लगा और कह दिया अपने बाप को लेके आना। तब वैसा कर लेंगे। जिंदगी एक सिगरेट की तरह सुलग रही है, आप कस लो या ना लो। इसलिए मेरा डायलॉग है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा। ये वही किताब है जिसके बारे में कहा गया था कि ये बड़ी अच्छी किताब है और मैंने भी इसी से पढ़ाई की है और बाद में फिर मना कर दिया था कि नहीं। किसने मना किया? अरे बस आपको पता ही है सारी बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैंने पहले 8,000 रुपये कमाए थे तब 3,000 का नेपाली बंदा मेरे यहाँ रख लिया था मैंने खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसको बर्गर ये सब बनाना आता था। और उसके लिए एक अपने ही हॉस्टल में 1500 का छोटा कमरा भी लिया था और उस कमरे से अपने कमरे तक एक बेल लगा दी थी कि एक बार बेल बजाऊंगा तो चाय लेके आना, 2 बार बजाऊंगा तो चाय के साथ ब्रेड। बहुत फेमस थी। गुजर गया वो वक्त जब उसकी हसरत थी हमें, अब शायद वो खुदा के रूप में भी हो तो सजदा ना करे। अगर तेजस्वी आए या ना आए वो एक अलग बात है, बट आप ये कहना बंद करिए कि बिहार में तेजस्वी आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। तो आपको लगता है कि तेजस्वी को मौका देना चाहिए? एंटी इनकम्बेंसी थी तो तेजस्वी का लालू जी से कंपैरिजन करना गलत होगा। नीतीश ने सरकारें तोड़ी या जोड़ी नहीं, तो फिर राज्यों में मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? फिर अमेरिका जैसा कर दीजिए, मोदी जी ही पूरा देश देखेंगे। यहाँ नेताओं को तो 15 साल की गारंटी चाहिए, हर राज्य में सरकार चाहिए, बट ये छात्रों को जो नौकरी देंगे वो 4 साल अग्निवीर में देंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे इनको लगता है कि जब मर्जी आएगी तब निकाल देंगे। ये बेसिकली लायबिलिटी नहीं लेना चाहते। मतलब इतने मजे लेते हैं कि कभी कभी आप निक्कर पहन के भी पढ़ा देते हैं। तो मुझे अभी याद है इसलिए मैं अब निक्कर पहनने से थोड़ा बचता हूँ। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए तो। किसी ने कहा कि मैथ सबके बस की बात नहीं होती है, तो ये लड़का मैथ का बादशाह बन गया। किसी ने कहा कि सिस्टम से सवाल पूछने वाले का सिस्टम हिसाब कर देता है, तो इसने सिस्टम से सवाल पूछे, सच्चाइयाँ उगल दी। किसी ने कहा कि ज़्यादा बोलता है, तो उन्होंने मंच पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ भी बोला और आज एसएससी का बादशाह बन गया। उसी ब्लैक बोर्ड से, उसी चौक से और उसी क्लास से एक बड़ा नाम निकला अभिनय शर्मा का और आज ये एसएससी के बादशाह बन गए। आज अभिनय सर हमारे मेहमान होंगे, उनसे जानेंगे हु इज़ अभिनय शर्मा और इसके साथ ही समझेंगे बिहार एसएससी को लेकर कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए और इस बार की छात्रों की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आइए चलते हैं अभिनय सर से मिलने। तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो सिर्फ सवालों को हल नहीं करते बल्कि सवाल पूछते भी और इसके लिए खूब जाने जाते हैं। अभिनय शर्मा सर इस वक्त हमारे साथ है। सर पहले तो बहुत स्वागत आपका। स्वागत है ऋचा आपका। और मैं आप सबको भी बता दूं, इतने सालों से आप मेरे गणित के स्टूडियो से जो एक आवाज़ सुनते हैं, ऋचा ये नहीं किया, ऋचा वो नहीं किया, तो आज ऋचा रिवील होने वाली हैं। वही ऋचा हूँ मैं जी, स्टूडियो वाली ऋचा। अच्छा, खान सर के आप काफ़ी क्लोज हैं, बिहार जाते हैं, अभी आप खान सर के रिसेप्शन में भी गए थे, उनके भाई के रिसेप्शन में भी गए थे। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जब पहली बार गए थे तो बिहार में चुनाव नहीं हुए थे, दूसरी बार गए तो बिहार में चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है। बिहार बदलता हुआ दिखा आपको? देखो बिहार बदलता हुआ बिहार वालों के हिसाब से हो सकता है। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके हिसाब से बिहार बदला हुआ नहीं लगता है। दिल्ली में अलग तरीके की चीज़ें, नोएडा में अलग तरीके की चीज़ें, तो हमें बिहार बदला हुआ नहीं लगता। जैसे आप दुबई घूम के आइए, आप यूरोप चले जाइए, आप पेरिस जाइए, मैं जाता हूँ, तो उसके बाद मुझे दिल्ली नहीं उतना भाता है। मतलब दिल्ली का जो विकास है वो नहीं भाता है। भारत तो मुझे इतना भाता है कि मैं अगर 10-12 दिन से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया रह लूँ तो मैं पागल होने लगता हूँ। मुझे अभी याद है थोड़े दिन पहले मैं यूरोप गया, तो जब मैं वापस आ रहा था तो जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे मेरा वो था, हॉल्ट था, मतलब मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि मैं दुबई रुकूंगा। मुझे था यार मैंने क्यों डिसाइड किया दुबई, मतलब मुझे पेरिस से दुबई तक में इतनी खुशी हो रही थी जाने पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है, उल्टा मैं भारत लौट रहा हूँ। तो मैंने जो बताया आपको कि बिहार में जो लोग रहते हैं, जो बिहार से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यार विकास हो रहा है, बट अभी मुझे जो लगता है वो ये है कि ये विकास पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है, अभी बहुत विकास होने की ज़रूरत है बिहार में। और खान सर की आपने बात की, तो खान सर जैसे लोग को लगातार सरकार से सवाल पूछते रहने चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ वीडियो मुसल्लरपुर हाट और ये सब पटना के आए थे जहाँ पे कितनी बुरी स्थितियों में छात्र रह रहे हैं। और आप देखिए आंदोलन कोई भी होता है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे टीचर भर्ती का हो, तो वहाँ पे लोगों पे लाठियाँ चला देना सरकार द्वारा, ये सब क्रूरता ख़त्म होती तो नहीं दिखी है।
तो मैं तो नहीं कहूँगा कुछ ऐसा चेंज हुआ है। ये चेंज आप मुझसे तब पूछ सकती थी सरकार बदल जाती तो शायद एक्सपेक्टेड भी था। अभी तो किसकी चेंज, सरकार होनी चाहिए थी, तेजस्वी यादव की? देखो मेरा कोई ऐसा तेजस्वी यशस्वी से कोई लगाव है नहीं दोनों से, मैं आपको बताऊं। मेरा क्या रहता है, मैं ये कहता हूं कि सरकारें बदलती रहें तो अच्छा है। होता क्या है कि जो अधिकारी है ना, जब उनका मैनेजर एक ही रहे तो वो उस मैनेजर के हो जाते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि उनको अभी भी रिपोर्टिंग इन्हीं मंत्री साहब को करनी पड़ रही थी। अभी भी जब सरकारें बदलती हैं, रिपोर्टिंग बदलती है, तो अधिकारी को डर रहता है कि जो अगला मैनेजर आएगा यानी जो अगली सरकार आएगी मुझे उसको भी जवाब देना है। तो वो अपनी जवाबदेही को लेकर के और दृढ़ हो जाता है या और सचेत हो जाता है कि यार नहीं, गलत नहीं करना है। जब एक ही सरकार रहती है 12 साल 15 साल, उसको पता है 10 साल बाद तो मैंने रिटायर हो जाना है, मैं कुछ भी करूं, तो वो फिर अधिकारी लोग भी सरकार के हिसाब से चीजें करने लगते हैं। ये मेरा डर रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में आपकी सरकार से भाजपा की सरकार आई तो मैंने सही ठहराया, ठीक है। नहीं तो अच्छी एंटी बात है, इनकम्बेंसी बदलती की आप रहनी बात चाहिए। कर रहे हैं, बिहार में भी ये बातचीत चल रही थी इलेक्शन से पहले। और मुझे एक बिहार वालों से एक शिकायत है, वो शायद बुरा भी बोलेंगे मुझे, कि अगर तेजस्वी आए या ना आए वो एक अलग बात है, बट आप ये कहना बंद करिए कि बिहार में तेजस्वी आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। क्योंकि आप उस बिहार को कंपेयर कर रहे हैं 2005 से। हो सकता है रहा होगा 2005 में जंगल राज, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब किसी तेजस्वी की औकात नहीं कि वो बिहार में जंगल राज पैदा कर देंगे और जनता कुछ नहीं बोलेगी। मीडिया है, सोशल मीडिया है, नानी याद आ जाएगी। अब वो जंगल राज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और बाकी तेजस्वी अभी जहां जहां जीते हैं, तेजस्वी को ये करना चाहिए कि जितने विधायक भी उनके आए हैं वो सरकार से अच्छे सवाल पूछे, अच्छी राजनीति की तरफ देश को ले जाना चाहिए। जहां जहां से वो जीते हैं, एक विधायक के हिस्से में भी कोई तो विधायक निधि आती है, उन सब को वो किस तरीके से लगा रहे हैं अपने अपने एरिया में। आपको देखिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आप लंबा चलेंगे। मोदी जी ने क्या किया, गुजरात में प्रूफ किया नहीं किया, लेकिन इतने साल सरकार रह के गुजरात मॉडल लोगों के दिमाग पे हावी किया, अभी देश हाईजेक कर लिया। तो आपको लगता है कि तेजस्वी को मौका देना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी थी? हाँ मतलब दे देना चाहिए, मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं है। मतलब तेजस्वी भी बनता तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी को 200 की 200 सीटें दे दो। तेजस्वी रहता तो नीतीश बाबू अपोजिशन में रहते और बीजेपी के होते हुए तेजस्वी क्या कर लेते साहब बिहार में, जहाँ केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, आजू बाजू सब जगह बीजेपी बैठी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जंगल राज चलाते रहते और कुछ नहीं कहता। तो ये सब बातें बड़ी खराब लगती हैं जब प्रधानमंत्री जी भी 1975 की बात करते हैं या बिहार राजनीति में 2005 की बात होती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। अब देखिए आप आगे आने वाली पीढ़ियां कितनी स्मार्ट हो रही हैं, तो तेजस्वी का लालू जी से कंपैरिजन करना गलत होगा। प्रशांत किशोर एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर थे, बढ़िया बढ़िया फैक्टर हालांकि थे। एक भी सीट जीत नहीं पाए। हाँ लेकिन वोट तो उनको भी मिले, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना। एक तो राजनीति में ना अब तक लोगों से जो गलती हो रही है, शायद लोग अब समझ जाएंगे कि वो सोशल मीडिया के व्यूज और सोशल मीडिया पे अपनी ताकत से राजनीति करना चाह रहे हैं या राजनीति को जीतना चाह रहे हैं। वो संभव नहीं है, वो अलग चीज है। वो तो आपने देखा ही, कौन है वो, अजाज खान साहब, 56 वोट मिले, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होते हैं। राजनीति अलग चीज है, लोगों के दिल में आप कितना घर बना पाते हैं। तो प्रशांत किशोर से शायद ज्यादा जल्दी हो गई चुनाव लड़ने में या शुरुआत करने में देरी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अगर शायद अलायंस बनाते और तेजस्वी को कहते कि अब बिहार की राजनीति मैं डिसाइड करूंगा, आप पीछे रहें। नहीं तो अभी तो कांग्रेस के साथ अलायंस की चर्चा हो रही है। हो रही है, हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। कांग्रेस को भी अच्छे नेताओं की जरूरत है। कांग्रेस में देखिए या तेजस्वी में, ये इन लोगों में एक दिक्कत है कि ये लोग जो अच्छे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कितनी सारी कंपनियां इसलिए डूब गई। जैसे टीचिंग में कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसे बंसल क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है बंसल क्लासेस के बारे में, कोटा में कोटा। वो नहीं चला, पता आगे क्यों खत्म हो गया। उनके बेटे भी पढ़ाने लगे जो उस लेवल के नहीं थे, उनकी बहुएं भी पढ़ाने लगी, शायद उस लेवल का ना पढ़ाती हो, चलिए मान लेते हैं पढ़ाती भी हो। दिक्कत क्या होती है, बंसल साहब ने ब्रांड बनाया, नाम बनाया, तो उनको उस नाम की वैल्यू पता है, वो रेस्पेक्ट करते हैं। आप जाओगी उनके यहाँ पढ़ाने, आपकी भी रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जो उनके बच्चे हैं जिनको खैरात में ये मिला है, वो नहीं करते, तो बाकी के लोग परिवार के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, इसीलिए कंपनियां डूबने लगती हैं। सेम राजनीति में भी है कि जब आप सिर्फ, अब तेजस्वी जी हैं, लालू जी ने क्या किया, तेजस्वी जी को सबसे ऊपर रखा है, चलो सबसे ऊपर रख लो, उससे नीचे छोटे वाले भाई को रखा था, खैर वो अलग हो गए। बट आपको कुछ क्या और लोग आपकी पार्टी में ऐसे नहीं होंगे जो अच्छा कर सकते हैं, आप उन्हें आगे क्यों नहीं लाना चाहते?
सेम कांग्रेस से भी मेरा कहना है कि आप उन्हें आगे क्यों नहीं लाना चाहते? आपको यही क्यों लगता है कि हमारे आसपास के लोग ही अच्छा कर सकते हैं, या राहुल या प्रियंका यही दो लोग अच्छा कर सकते हैं? आपकी पार्टी में और भी अच्छे लोग हैं, तो आप उनको भी मौका दीजिए। आप सबको सीखना पड़ेगा इतिहास से। मायावती जी या फिर बसपा पार्टी आज खत्म इसीलिए हो गई क्योंकि सही वक्त पे मायावती जी कोई उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। वो शायद उस आनंद में ही आनंद महसूस करती रही कि ये पार्टी को आगे लेके चला जाएगा, लेकिन नहीं लेके जा पाए। तो अगर मेरा बेटा उस लायक नहीं है जो वो मेरी कंपनी का सीईओ बने, तो मेरा ये डिसीजन गलत होगा कि मैं उसको कंपनी का सीईओ सिर्फ इसलिए बना दूं कि वो मेरा बेटा है। अब नीतीश बाबू को पता है कि मेरा बेटा उस लायक नहीं है, वो नहीं लाते राजनीति में, वैसे ही टलता रहता। कहाँ लाते हैं? नहीं लाते, उनको पता। अच्छा, नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिशियन आपको कैसे लगते हैं? एंटी इनकम्बेंसी को साइड करते हैं एज अ पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? अभी आजकल तो उनकी हरकतें बहुत ज्यादा सही नहीं है, बट हिजाब ईमानदार तो है। कंट्रोवर्सी की बात कर रहे मतलब पता नहीं गलत ना निकल जाए, बट मुझे लगता है ईमानदार तो है। हैं, ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, और जैसे लोगों को इस बात से बहुत शिकायत रहती है उनकी कि वो पार्टी बदल लेते हैं, इतनी बार सीएम बन गए और ये बन गए वो बन गए, तो उन्होंने उस चीज का दुरुपयोग तो नहीं किया है। सीएम बन के ऐसा नहीं कि उनको सत्ता की बहुत भूख है। नीतीश कुमार 1-1 लाख के सूट पहन रहे हैं, पूरे टाइम विदेशी दौरे पे रह रहे हैं। अपने किसी लालच के लिए नीतीश ने सरकारें तोड़ी या जोड़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं इस चीज को भी गलत नहीं मानता। नहीं, उन पे ये आरोप लगते हैं कि पलटू चाचा हैं, पलट जाते हैं। मतलब वक्त के साथ अगर उनको ये लग रहा है कि अगर इस समीकरण से मैं मुख्यमंत्री बना रह सकता हूं और बिहार का भला कर सकता हूं, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। उन्होंने तेजस्वी को भी मौका दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया तेजस्वी साहब को भी। अच्छा, खान सर पे वापस लौटती हूँ। उनके साथ आपकी दोस्ती अलग किस्म की मुझे नज़र आती है, क्योंकि आप उनके रिसेप्शन में गए, उनके भाई के रिसेप्शन में भी गए। बहुत सारे टीचर्स उनके भाई के रिसेप्शन में मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन आप इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उनके हर फंक्शन में ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। आपकी और उनकी दोस्ती क्या है? नहीं, बहुत अच्छी है। हम एक दूसरे को गलत सही भी बता लेते। मुझे कभी लगता है कि यार खान सर आपकी ये वाली चीज़ गलत है, तो मैं उनको बता लेता हूँ, तो वो उस चीज़ का भी बड़ा सम्मान करते हैं। शायद इसीलिए वो प्रेम बना हुआ है कि उनको भी जहाँ लगता है। तो उनका फ़ोन आया, और तो बस मेरा ये था कि यार अब उन्होंने बुलाया है तो फिर जाना है, चाहे बस थोड़ी देर के लिए ही जाऊँ। और मैं घर से ही तैयार होके गया, सोचिए, और बस वहाँ रुका और तैयार होके वापस आ गया। मेरे ऊपर क्लासेस का बहुत प्रेशर था, तब भी मैं गया। मतलब उन्होंने आई कभी आपको ऑलवेज किसी रेस्पेक्ट द किस इमोशंस ऑफ। या कभी किसी चीज़ पे टिप्स दिया है खान सर ने आपको? आपने तो दिया है, वो पता है। उन्होंने आपको दिया है कभी? खान सर ने टिप्स तो नहीं कहेंगे, बट कभी सजेशन दे देते हैं। वो कभी बोलते हैं ऐसा कि कहा ये है कि सब बहुत चीजें। खर्च कर दे रहे हैं आप? अच्छा नहीं। कोई भी टिप्स, अच्छा ऐसे। सुझाव कोई कि अरे ऐसा मत करिए, या फिर आप बोल दे रहे हैं एसएससी वाले पे आपने? हाँ मतलब कि बच्चों में कुछ भी ऐसे नेगेटिविटी ना जाए सर, ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मतलब नहीं, वही। पर्सनल टिप्स कोई दिया है आपको? क्या था? पर्सनल टिप्स? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कि कोई टिप्स दे दो ताकि कोई आगे इंटरव्यू। हालांकि खान सर ने एक वीडियो में ये ज़रूर कहा था कि जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, तो यू आर द वन जिन्होंने उनको कॉल किया था और उनको समझाया था, और आपसे वो मोटिवेट हुए थे। खान सर ने ये बातें कही थी। मैं जानना चाहूँगी कि बात क्या हुई थी? नहीं ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली क्या है, अपना बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनको था कि किसी कंपनी ने ऑफर किया कि आप इतने पैसे ले लीजिए, हमारे साथ आ जाइए। तो उनके मन में थोड़ा डाउट था, करें नहीं करें। तो तब उस दौरान मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता कि सर आपको करना चाहिए। उन्होंने नहीं करा, और आज वो बहुत खुश भी हैं इस डिसीजन के साथ कि तो आपने ये क्यों कहा था? मतलब इतना बड़ा ऑफर था उनको। हाँ। नहीं, वो इतना कोई बड़ा नहीं था, वो हम लोगों को लगता है दूर से देख के। वो जिस चीज़ को मतलब आप बड़ा कह रही, खान सर के लिए उतना कुछ बड़ा नहीं था इससे। उन्होंने अच्छा किया है, आग लगा दी उन्होंने। तो अभी आप उनके काम को कैसे देखते हैं खान सर के एज अ टीचर? अच्छा है, उनका जो तरीका है बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। अब तो उनके बहुत ज़्यादा वीडियोज नहीं भी आते हैं, बट जितने भी आते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई इतने बच्चे हैं जो कोई इतने बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। तो बड़ी बात है, बिग डील। सर, क्योंकि हम खान सर पे बात कर चुके हैं, अब हम
बीएसएससी पे भी बात कर लेते हैं। मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन है। बीएसएससी पे बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा एग्जामिनेशन और ये ऐसा कमीशन है बिहार में जो हमेशा दागदार रहा है। 8 साल बाद वैकेंसी आती है, पेपर लीक होना ही होना होता है। तो छात्र जो हैं, जो खासकर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं बिहार में जॉब हो जाए, उनके लिए ये बहुत परेशानी है कि इस बार भी एग्ज़ाम है 26 में, पेपर लीक हो जाए, बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले आप बताइए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? आप खुद ही कह रही हो कि पेपर लीक हो जा रहा है, बीपीएससी ठीक से नहीं करा पा रहा, फिर ये लोग जंगल राज का एग्जाम्पल देते हैं। ये भी तो क्या है, एक जंगल राज का ही टाइप है। और द जंगल राज यही ना कि आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। आप बात करते हैं कि हम बांग्लादेश से आने वाले लोगों को रोक देंगे, हम नेपाल से आने वाले लोगों को रोक देंगे, हमारी सीमाएं इतनी सशक्त हो जाएंगी। लेकिन जो सीमाओं के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको कौन रोकेगा? कभी बात नीतीश साहब को भी आपने करते हुए नहीं सुना होगा कि जी मैं पेपर लीक बिल्कुल रोक दूंगा। पहले के राजनीति में और अब की में बड़ा गंदा बदलाव आया है कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। पहले जो राजनीति होती थी, चुनाव आने वाले होते थे तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाते थे, नौकरियां पहले से ही निकाल दी जाती थी कि ये नौकरियां हैं। अब सरकार को भी पता चल गया है कि जनता को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब आप देखोगी ना पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब अजीबोगरीब चीजें होंगी कि सीधे अकाउंट में पैसा भेज देंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, जैसे एक तरफ आप सुनती होंगी कि रील देखना बड़ा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि 30 सेकंड की रील होती है तो वो शॉर्ट टर्म डोपामिन दे देती है, तो आप बड़ा कुछ करना नहीं चाहते, ये दुनिया कहती है। आप मोदी साहब को भी कभी रील और शॉर्ट के बारे में बात करते हुए सुनेंगे, वो भी कह देंगे। अभी नहीं कह रहे, अभी तो वो कह रहे रील बना के देश आगे जा रहा है। उनको ये नहीं पता जो रील देख के पीछे जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगार युवा है, उसके पास करने को कुछ है नहीं। तो ये जो आप लोगों के खाते में 10,000 रुपये दे के, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को लंगड़ा लूला बना रहे हो कि वो आगे करने के बारे में कुछ सोचे ही ना? क्या ये एक विकसित भारत की राह पे चलने वाला मॉडल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आज एक तरीके से वोट चोरी से भी ज्यादा जरूरी चीज वोट खरीदना है। जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि ये गलत है, रुपए डालना अकाउंट में एकदम गलत है, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या कोई भी योजना हो। आप राशन दे रहे हैं ताकि कोई भूख से ना मरे, समझ में आता है। आप ये जो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं इसका बेस क्या है नहीं पता। आप स्कूल पे स्कूल बंद करे जा रहे हैं, टीचर भर्ती आ नहीं रही, उस पर आपका ध्यान नहीं है कि लोगों को शिक्षित भी करना है। तो ये सब चीज़ें बड़ी खराब हैं जो नहीं हो रही हैं, और आज का मीडिया भी इन सब चीज़ों पे मुखर होकर सवाल नहीं पूछ पाता है सरकार से, उसको भी मतलब नहीं है। आज एक ही चीज़ रह गई है देश में, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, ट्रेंड्स पे बात करो बस। अभी अरावली ट्रेंड, सब वीडियो बनाएंगे, सच्चाई क्या है नहीं पता, कुछ भी है सब बनाओ। अब बस ट्रेंड पे बात होगी। बेरोजगारी का कोई ट्रेंड ही नहीं है, वो तो 24 महीने चल रही है, हर दिन उसका ट्रेंड है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। खैर आपने भी अरावली पे वीडियो हाँ, मैंने वीडियो बनाया, मैंने तो सरकार का पक्ष भी रखा क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा कि जी एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब ने ऐसा ऐसा कहा है, अब आप देख लो, सरकार की मंशा ये रहती है। मैंने उस वीडियो में एक दो चीज़ें और भी कही कि हमें लगता है दूर से देख के कि जो सरकार 1 रुपये में ज़मीन दे देती है, ऐसा कर देती है, लेकिन इससे सरकार मालामाल हो रही है। सरकार से मेरा मतलब वो जो सरकार में पार्टियां हैं वो मालामाल हो रही हैं। उनके फंड जहाँ 2014 में 700 करोड़ होते थे वो आज 7,000 करोड़ ऐसे ही नहीं पहुंचे। कहाँ से उनके पास इतना पैसा है? ये सोचने वाली बात है। तो सरकार को या पार्टियों को अब सिर्फ अपने से ही मतलब रह गया है, किसी को चिंता नहीं है कि देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। हम नहीं करें, आप सरकारी नौकरी दो, आप इंडस्ट्री लगा के कुछ प्राइवेट नौकरियां जनरेट करो। आज एक एटीएम गार्ड पहले भी 8-10 हज़ार रुपये पा रहा था, आज भी वो पा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये लोग बेहुदे पने की बात करते हैं कि डॉलर और पैसे की वैल्यू जो है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की गिर रही है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मनोज तिवारी साहब ने कहा हम तो जेब में पैसा लेके घूमते हैं। अरे भैया, हम क्रूड ऑयल डॉलर से खरीदते हैं, बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो डॉलर के हिसाब से आ रही हैं। तो तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, चीजें महंगी होंगी। लेकिन ये क्या है, भोली जनता को बेवकूफ़ बना देते कि हम तो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो डॉलर से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि अमेरिका की टोटल इकोनॉमी, भारत की टोटल इकोनॉमी के बीच में गैप बढ़ रहा है। सीधा सीधा मतलब है, हम पीछे जा रहे हैं और लोगों से। ये पैसा क्या हम घर घर में ही खेल लेंगे आपस में? तब तो फिर लोग एक 4-5 जैसे पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, उस बिहाफ पे आप देश को सोच रहे हो?
अगर डॉलर से आपको कंपैरिजन नहीं करना तो आपकी सोच इतनी छोटी हो गई है। तो मुझे भी ये दुख लगता है कि हम कैसे कैसे लोगों को एमपी बना देते हैं। मैं भी कल परसों कंगना रनौत का भाषण सुन रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, अनाप शनाप कुछ भी। क्या होगा ये? कभी राजनीति में भी एक अनुभव की जरूरत है या नहीं? आप बताइए। आप बताइए, अगर आपको आज एक आईएएस बनना है, पहले आप 2-3 साल तैयारी करते हो, भारत का इतिहास समझते हो, भूगोल समझते हो, सब कुछ समझते हो, विश्व का इतिहास भूगोल समझते हो। 3-4 साल 2 साल तैयारी करके घिस के प्री देते हो, मेंस देते हो, फिर आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद 1.5 साल ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के बाद आप जिले में अंडर ट्रेनिंग रहते हो, सीधे आपको डीएम नहीं बनाया जाता, फिर कहीं जाके आप डीएम बनते हो। सीधे तो नहीं बनाया गया है ना, तो मेरी वहाँ की बात तो जनता सुनो, ने चुना है मेरी बात तो एमपी सुनो, के एक तौर सेकंड, पर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन उसको किसने चुना पहले, वो बात सुनो। जनता की तो मजबूरी है ना, आपने खड़ाई उसको किया, जनता किसको चुनेगी? आपने उसको गलत चुना ना, मेरा मतलब है आपने टिकट गलत आदमी को दिया। तो एक डीएम जो सिर्फ जिला संभालता है, उसके जिला संभालने तक का प्रोसेस इतना लंबा है, इतना अनुभव चाहिए, तब वो जिला संभाल पाता है। यहां हम एक राज्य की बागडोर मोहन यादव साहब, भजन लाल शर्मा, ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनका राजनीति का अनुभव बहुत छोटा है। किस लिए? सिर्फ कि भाई हमें अपने हिसाब से चलाना है। तो फिर राज्यों में मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? फिर अमेरिका जैसा कर दीजिए, मोदी जी ही पूरा देश देखेंगे। यह व्यवस्था इसलिए थी सेंट्रलाइजेशन की, भाई गांव का प्रधान भी गांव का विकास देख रहा है, तभी देश आगे बढ़ पा रहा है। मोदी साहब नहीं देख लेंगे ना जाके एक गांव के विकास को, उनका काम लीडरशिप। तो यहां क्या हो गया है कि जो एमपी हैं वो अपने क्षेत्र की भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र की भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सिर्फ हमने इस बिहाफ पे कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं या वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, इस बिहाफ पे। जैसे अब आप खेसारी को ही ले लीजिए, खेसारी को आपने जिता दिया, मान लेते हैं खेसारी साहब का पेशा दूसरा है या नहीं? वो उतना टाइम जनता को नहीं दे पाएंगे। मैथिली को आपने जिता दिया, वो उतना टाइम जनता को नहीं दे पाएंगे, उनको तो लंदन में कॉन्सर्ट भी करने हैं। तो वो जिस एरिया से चुन के आई, उसका विकास तो पीछे रह गया ना। नीतीश जी तो नहीं जाएंगे, सारे चुनाव हार गए। हाँ वो हार गए, मान लेते जिता देते आप वो। तो मेरा मतलब है कि हमें इस आधार पे, या तो ऐसा हो कि भाई मैं अब अपने प्रोफेशन से संन्यास ले रहा हूं और अब मैं सिर्फ राजनीति में ही आऊंगा। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि राजनीति भी एक अच्छा प्रोफेशन है। तो आप यहाँ दो प्रोफेशन कर रहे हैं, जबकि एक आईएएस ऐसा नहीं कर सकता कि अगर वो आईएएस है तो वो कुछ और काम करके पैसा नहीं कमा सकता, बट नेता कर सकता है। हम बोल दें फिर लोग कहेंगे शिक्षक है राजनीति पे बोल रहा है, वहां बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति कर रहे हैं, देश चला रहे हैं। बताइए कितना गलत है, बताइए आप। तो ये सब बातें हैं कि हम किसी को भी उलूल जुलूल बना लेंगे। आज संसद में मैं देखता हूँ इतना अच्छा मंच है, वहां सिर्फ अनावश्यक चीजों पे बहस और बातें होती हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक। पहले ऐसा होता था कि विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया, पेपर लीक, तो सामने बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग इस बात का जवाब देंगे कि जी हम इस पे ये कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा लग गया है सिर्फ बहस एक मुद्दा हो गया है। और मुझे आगे आने वाले भविष्य की तो इतनी चिंता है कि जैसे आज तक पे बैठ के, कोई और चैनल ले लूं, ये तो आपका ही है, एबीपी पे बैठ के जैसे 4-5 वो प्रवक्ता नहीं बिठाए जाते हैं, वैसा संसद भवन का मंच ना हो जाए कि लोग वहां सिर्फ बातें कर रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, बाद में सब एक दूसरे से हाथ मिला के निकल रहे हैं। इतनी चिंता है और आप क्रिटिक भी हैं इसको लेकर, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? पावर में आ जाएंगे तो आप खुद बदल देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपका स्टेक हो जाता है किसी चीज में, जैसे आज मैं अगर बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं तो हो सकता है मेरे सवाल की 2 रुपए की इज्जत है। जैसे मैं डीओपीटी के बाहर जाके खड़ा हो गया तो डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने मुझे मिलने के लिए बुला लिया और ये कह दिया कि हाँ हम इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को ठीक करेंगे, और काफ़ी चीज़ें उसमें ठीक हुई। वहीं अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ तो लोगों को, अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बीजेपी से हूँ, तो मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ सकता, उनको लगेगा कि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल रह के सवाल करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कई राज्यों में तो कांग्रेस की भी सरकारें बची है, 1-2 में या नहीं है, तो वहाँ भी मुझे सवाल पूछने हैं, तो मैं किस पार्टी से जाऊँ। बात ये, मैं ये चाहता हूँ कि हाँ अगर सरकार मुझे कुछ जिम्मेदारी दे दे टाइप की, यार तुम लगता है कि एजुकेशन में ये सुधारों की ज़रूरत है, टीचर्स को, मेरे जैसे और टीचर्स को भी जिम्मेदारी दे दे, तो हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें विधायक बन के, चाचा विधायक है हमारे वाला घूमना है, वैसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है।
ठीक है, चलिए अब बिहार एसएससी पे आ जाते हैं, एक सेगमेंट उसका करते हैं। बिहार में एसएससी का एग्ज़ाम होना है 2026 में, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, समय बहुत कम है। 3 महीने का आप कह सकते हैं वक्त बचा हुआ है। कैसे तैयारी करनी चाहिए छात्रों को? देखिए, जितने भी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, एसएससी, यूपीएसआई, ये सारे एग्ज़ाम में क्या है, बेसिकली सिलेबस या कंटेंट लगभग सेम है। सिर्फ वेटेज का फ़र्क है, किसी में मैथ्स ज़्यादा है, किसी में इंग्लिश ज़्यादा है। तो जो तैयारी वो कर रहे हैं वो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी मैथ्स जैसे हम पढ़ाते हैं। और अब वक्त ऐसा भी आ गया है जब आप सिर्फ नॉलेज से मार्क्स नहीं ला सकते। नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको अल्ट्रा कैल्सी टाइप की ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो ये है कि उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट दें, आपने तैयारी करी रखी होगी। बेचारे बच्चे तो 2-2 साल से तैयारी करके बैठे रहते हैं ऐसे टकटकी बांध के कि कोई एग्ज़ाम निकलेगा तो हम फॉर्म भरेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। बट सरकारें इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हैं, बहुत दुखद है। और मैं फिर से हाथ जोड़ के नीतीश सरकार है, मोदी सरकार, सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इतनी बार परीक्षा पे चर्चा की है, मन की बात में चर्चा की है, तो कभी ये बच्चे जो ग्रेजुएट होके खाली घूम रहे हैं, इनके भविष्य की भी चिंता करिए। दूर से कह देना बड़ा आसान होता है कि एंटरप्रेन्योर बनिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। देखिए, समोसे बेचने वाला ठेले पे एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो मजबूरी में बेच रहा है। रेलवे स्टेशन पे सामान उठाने वाला लड़का कुली मजबूरी में है, ना कि वो उसके लिए रोजगार है। अगर वो रोजगार होता तो स्विट्जरलैंड में कुली क्यों नहीं है, पेरिस में कुली क्यों नहीं है? वो तो डेवलप्ड कंट्री है ना। तो आप कुली को, समोसे बेचने को, इन सब चीज़ों को रोजगार मत कहिए, पहली चीज़ तो। और रोजगार कुछ क्रिएट करिए। जब आप प्राइवेट इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी तब सरकार में अपने आप नौकरियां निकलेंगी। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब सृजित हो पा रहा है? क्योंकि 2 वजह हैं वैकेंसी उसकी। बहुत एक आती हैं। एक तो ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत स्टार्ट कर दिया है। आज आप सोचिए, यहाँ नेताओं को तो 15 साल की गारंटी चाहिए, हर राज्य में सरकार चाहिए। बट ये छात्रों को जो नौकरी देंगे वो 4 साल अग्निवीर में देंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे इनको लगता है कि जब मर्जी आएगी तब निकाल देंगे। ये बेसिकली लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते। इनको पता है कि हमने एक ड्राइवर की भर्ती कर दी है तो रिटायरमेंट तक इसकी सैलरी 80-85 हज़ार हो जाएगी, फंड अलग से देना पड़ेगा। तो ये वो लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते और हम पे लाइबिलिटी बने हुए हैं और इनको कोई लाइबिलिटी नहीं लेनी। तो ये तरीका सही नहीं है। कुल मिला के बात ये है। तो सुधार कैसे होना चाहिए? किस जैसे स्तर आप पर ऐसे होना समझ चाहिए? लीजिए कि 2 पति पत्नी हैं, अब बच्चे चाहिए, सपोर्ट मिले, ऐसा हो। लेकिन अपने बच्चे नहीं किए, सिर्फ रख लिया है सस्ती सैलरी पे लड़कों को कि वो घर का पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे होते तो वो जायदाद में हिस्सा मांग लेगा। वो सोच इनकी हो गई है, जो सही सोच नहीं है। कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं तो वो आदमी, जो पहले सरकारी नौकरी में लोग होते थे, वो रिश्वत लेने से भी डरेंगे, क्योंकि उनको पता है नौकरी चली जाएगी। एक जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन जो बंदा आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ, इसी पर्पज से कभी भी निकाल देंगे, तो वो कुछ भी रिस्क लेगा। तो इससे नुकसान है देश का। लेकिन सवाल तो ये भी है सर कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही लोगों का रुझान क्यों होता है? आप बताइए क्या करें? गांव की हालत ऐसी है कि बाप के पास खेती नहीं है, दूसरे की खेती 5 बीघा लेकर के बाप खेती कर रहा है। बेटा क्या करे? ऑप्शन क्या है उसके पास? ये तो सरकार बताएगी ना। राइट टू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सरकारी, प्राइवेट, आप कुछ तो बताइए, प्राइवेट में क्या जॉब है? आज आप बताइए कि कहाँ फ्यूचर सिक्योर है? इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में 10-10 साल, 15-15 साल से नौकरी कर रहे लोगों को निकाल दिया जाता है। हमारे यहाँ का लेबर लॉ इतना खराब है, तो आप लेबर लॉ को स्ट्रांग बनाइए कि 10 साल नौकरी के बाद आप नहीं निकाल सकते इस तरीके से। आपको कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आप मिनिमम वेजेस 30,000 से कम नहीं दे सकते, तो लोग प्राइवेट की तरफ भी मुड़ेंगे। यहाँ 8-9 हज़ार में बंदा एटीएम के बाहर खड़ा रहता है सुबह से शाम तक। तो आप लेबर लॉ स्ट्रांग करिए, कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ तो देंगे कमाने खाने के लिए, या खुद ही बाबूजी बने फिरते रहेंगे? ऐसे थोड़ी तो सर चलेगा। आप टीचर और बहुत पहले मुझे लगता है कि आपने ऑनलाइन जर्नी को आपने ही स्टार्ट करा है, जो टीचिंग करते हैं ऑनलाइन में। कंप्लीट पढ़ाना हमने शुरू किया, सबसे आपने पहले शुरू सब किया कुछ है। पढ़ाया कंप्लीट बिल्कुल। जी, फ्री यूट्यूब पे। जब पेपर लीक जैसी घटना आती है, पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, जब बच्चे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उन पे लाठीचार्ज हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या होता है, वो सिचुएशन क्या होता है? बच्चे आपसे शेयर करते हो? हाँ, बच्चे करते हैं। अभी इतने सारे बच्चों के खिलाफ एफआईआर हुई। हमें मालूम है कि कैसे एक एक बच्चे के लिए एक एक वकील करना आसान नहीं होता है।
एक एक बच्चे के लिए वकील करना, अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके खिलाफ एफआईआर है तो उसको हाई कोर्ट में जाके क्वेस कराने तक, क्योंकि हमें पता है कि उसकी नौकरी चली जाए, नौकरी नहीं कर पाएगा वो एफआईआर रहेगी तो। और सरकार यहाँ आंख बंद करके बस कि आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। अगर आप अच्छे हो ना तो आपके खिलाफ आवाज़ भी उठेगी ना। जैसे मैं कभी नहीं डरा मेरे खिलाफ लोगों ने गलत बोला, मुझे पता है कि मैं अपने आप को सही साबित करूंगा। तो अगर आवाज़ उठ रही है आपके खिलाफ तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप उन पे लाठी चला के उस आवाज़ को दबा दें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पूछें कि ये आवाज़ क्यों उठ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब सरकार को हम भर भर के वहां तक पहुंचा देते हैं ना तो सरकार को ये लगने लगता है कि वी आर द किंग, हम जो करेंगे वही सही है, तथास्तु, बाकी कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कोई आवाज़ उठा रहा है, कुछ कर रहा है। ये बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि आपको 34 से 35% वोट मिलते हैं, 65% लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपकी तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। भले ही आप समीकरण से जीत रहे हैं, आपके पास PK1 PK2 जैसे लोग होंगे जो गणितीय समीकरण बना देते हैं, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि विरोध आपका है और आपको उस विरोध को कम करना चाहिए। अगर विरोध नहीं होता तो आप 400 से 300 से 240 नहीं आते। हमें कोई आप खराब नहीं लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, बट आप सबके लिए सोचो। आप जब किसान आंदोलन करने आते हैं आप उन्हें रोक देते हो। बच्चा कोई आंदोलन करे, आंदोलन क्यों कर रहा है वो, किसी को पड़ी है आंदोलन करने की? क्यों एक बच्चा अपने घर से, माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जाके वहाँ भीड़ में खड़ा रहे, भगदड़ हो गई, कल को कुछ भी हो गया। मजबूरी बन जाती है जब वो मेहनत करता है, पेपर देता है और उसे पता चलता है कि इस पेपर में तो नकल हो गई, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मैं इन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये सोच के देखिए कि ये आपके बच्चे होते तो क्या होता, लेकिन मैं ये भी कैसे कह दूँ, ये सोच ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपने बात कहा ये कि आप डरते नहीं है किसी से, लेकिन अब हाल ही में हमने देखा है एसएससी स्कैम को लेकर आपने सवाल उठा, टॉपर स्कैम के लिए सवाल उठाया था। अचानक से सामने आया कि आपने वीडियो डिलीट कर ली। नहीं, डिलीट बिल्कुल भी नहीं की थी, प्राइवेट की थी वीडियो, और वो डरने वाली बात नहीं थी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जितना गलत किया है और उसको उससे ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल रही है, सज़ा उसको ज़्यादा बड़ी मिल रही है, और सज़ा सिर्फ उसको नहीं मिल रही है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग उसमें सज़ा पा रहे हैं जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये देखते हुए मैंने ऐसा पहली बार किया कि ठीक है, और हिदायत दी कि आगे से कभी आप ऐसा नहीं करेंगे, ये वादा लिया। तो इसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ गलत है। नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने स्टैंड अप नहीं किया, आपने आपको जैसे आपने वीडियो बना लिया लेकिन आप खुद ही उस पर स्टैंड आउट नहीं हो रहे हो। नहीं, स्टैंड आउट हो रहा हूँ आराम से। सब लोगों को पता चला कि ये गलत है। अगर मान लेते मैंने आपके बारे में कहा कोई भी बात कि ये गलत कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं, आपने मुझे कहा कि नहीं मैं अब एकदम ऐसा नहीं करूँगी, और जो मैंने गलत किया है मैं इस चीज़ को भी रिवर्स करती हूँ, तो अगर आपने वो अपनी गलती सुधार ली तो मेरा वो वीडियो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा ना उनके लिए, लोगों की नज़र में, तो इसीलिए उसको हटाना जरूरी था। तो आपको कॉल किया था किसी ने? नहीं, मिलने आए थे, मुझे मिलने आए थे, यहीं मुलाकात हुई थी। कौन आए थे? मैंने अरे अब आपको सब पता है, आप ऐसे पूछ रही हैं। नहीं मिलने नहीं, आए थे आपसे सब। पूछ रही हूँ ना, हाँ मतलब, मुझे नहीं पता है सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ मतलब जिनके लिए वीडियो बनाया था वही आए थे, मिलने आए थे, तो बात हुई तो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, अगर उनको लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, सबसे हो जाती हैं। हु इज अविनाश शर्मा? मोटिवेटर, एक्टर, टीचर या फिर इन्फ्लुएंसर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, कौन है आप? नहीं, आप ये जरूर कह सकते हैं कि गणित के बीच में कॉमेडी डाल देते हैं, और कभी कभी शायरी, और कभी कभी ऐसी बातें प्रेम से जुड़ी हुई जो लोगों के दिल तक पहुंच जाएं। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है जिसको बनाने की कोशिश की और आगे भी करेंगे, वो है गणित को आसान बनाना। अभी शायद गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गणित को आसान बना रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में एकेडमिक 10th 12th वाले बच्चों के लिए आसान बनाएंगे, IIT वालों वाले बच्चों के लिए आसान बनाएंगे। तो अपना काम अभी तक पढ़ाने वाला ही है। नहीं, लेकिन हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आप एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, हमने पुराने वीडियोस देखे जिसमें आपने स्टैंड अप कॉमेडी की हुई है। शुरुआत जो की थी कैरियर की वो स्टैंड अप कॉमेडी से ही की थी। तो उस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी का इतना कोई क्रेज नहीं था, कोई भी नहीं करता था। 2007-8 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम बहुत मज़ा आता था कॉमेडी करने में। मोहल्ले की 4-5 भाभियाँ इकट्ठी हो गई, उनके साथ कॉमेडी कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी याद आता है कि मैं बहुत, जैसे उस टाइम मुलायम सिंह जी जैसे हेलीकॉप्टर से निकल जाते थे तो हमारे मोहल्ले की जो भाभियाँ होती थी वो घूंघट कर लेती थी, बाबूजी जा रहे हैं, कल्याण सिंह जी निकल जाते थे, क्योंकि कल्याण सिंह जी हमारे उधर के ही हैं, अतरौली के। तो मैं उस चीज़ पे भी बहुत मजाक करता था कि अरे उनके पीए ने आपको 5 रुपये डाले होंगे, देख लो कहीं गोबर में तो नहीं छुप गए। तो शुरू से हंसी मजाक करने की आदत थी, तो ये था कि यार कॉमेडी करते हैं।
कॉमेडी करी। उस टाइम कॉमेडी का कोई ऐसा क्रेज नहीं था। पहला वीडियो भी अपलोड किया 2012 में, एक वीडियो अपलोड किया। तो फिर लगा कि यार कुछ तो करना है। पढ़ा रहा था मैं 2007 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो गांव में क्या होता है कि जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती तो आप ट्यूशन ज़रूर पकड़ लेते हैं, क्योंकि घर के छोटे मोटे आपके खर्चे होते हैं। बार बार पिताजी से पैसे मांगना भी अच्छा नहीं लगता। तो ट्यूशन में पढ़ा ही रहा था। तो वो पढ़ाने का स्किल मुझे लगता है शायद बाई बर्थ ही था, कि अपनी बात को समझा देना किसी को। तो वो स्किल था। तो फिर पढ़ाने लग गए। इंग्लिश पढ़ाने से शुरुआत की, भले ही खुद की कमज़ोर थी। तो इंग्लिश में पहली बार में 3 बच्चे पढ़ाए तो वो अच्छा नहीं कर पाए। तो फिर किसी ने कहा कि यार मेरे भाई को गणित पढ़ा दो। तो फिर वहाँ से फिर गणित पढ़ाना शुरू किया। तो गणित पढ़ाया जब, तो लोगों को बहुत मज़ा आने लगा। और गणित में मेरे खुद भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। बस गलत फहमी थी कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूँ। तो वहाँ से फिर गणित का वो सफ़र शुरू हुआ। 2012 में दिल्ली आ गए, वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। 2011-12 से मैं मुखर्जी नगर पढ़ा रहा हूँ। फिर 2016 में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। वहाँ से वो नौकरी छोड़ के फिर 16 में ही चैनल, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और वहाँ से लोग जानने लगे, क्योंकि गणित को बहुत आसान बनाया था। आज आप देखते होगे लोग बहुत डायलॉग मार देते हैं, अरे आपने क्या किया, 10th क्लास के ही तो टीचर हो गणित के। बहुत लोग ये यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम 10th क्लास के टीचर हैं या 12th क्लास के हैं, वो एक मसला अलग है। बट हमने गणित को वाकई आसान बनाया। हमने, इसलिए कह रहा हूँ, मैं अकेला शिक्षक नहीं हूँ, और भी शिक्षक हैं जो एसएससी के अंदर पढ़ा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी गणित को जीना सिखाया है, बच्चों को कुछ अलग दिया है। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं आपकी, पुरानी तस्वीरें। मुझे लगता है कि आप भी देखोगे तो यादें ताज़ा हो जाएंगी। और मैं जानना चाहूँगी इससे जुड़ी क्या मेमोरी याद है आपको, ये तस्वीर? अच्छा, ये तस्वीर वो तस्वीर है जहाँ मैंने अपना पूरा लगभग बचपन बिताया है। ये जो खिड़कियाँ आप देख रही होगी, ये टेढ़ी हो जाती हैं जब बहुत सालों तक लगी रहती हैं। तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आती थी, और मैं इसी खाट पे बैठ के पढ़ाई किया करता था। कई बार हवा लगती थी कान पे ठंड के दिनों में। तो ये मेरी जगह थी, ये मेरी खाट है, मेरा तो बिस्तर ये है खुद का। फ्लैट है आपका? फ्लैट नहीं, गाँव में घर था। ये गाँव का घर है हमारा। तो फिर आप इसके बाद यहाँ से निकले गांव से? गाँव से पहली निकला बार कब आप नोएडा आए थे? मैं 2012 के शुरुआत में आ गया हूँ। वैसे 2009 में भी नोएडा देख गया था, और एक सपना सजा गया था कि नोएडा में भी अपना घर होगा। फिर उस 2009 में भी मैं यहाँ नोएडा में पढ़ा चुका हूँ। एक प्रज्ञा कोचिंग होती थी, उसमें मैं पढ़ाता था। 2009 की बात बता रहा हूँ। नहीं, मैथ्स पढ़ाता था, सारे सब्जेक्ट। 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था, नॉट गवर्नमेंट एग्जाम। तो उसमें सारे सब्जेक्ट ही आ जाते हैं, मैथ्स भी, इंग्लिश भी। और उसके उसी दिन सोच लिया था, मतलब उसी वक्त लग तो गया था कि यार यहीं पे रहना। और मैंने अपने फेसबुक बायो में अपडेट भी कर दिया था, फ्रॉम नोएडा। वो रहता ना कि थोड़ा लड़कियों को लगा यार ये बंदा नोएडा से है, थोड़ा एक अलग इम्पैक्ट आएगा। तो वो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने दिमाग में जो जो चीज़ें सोची हैं, जो सच में नहीं थी, वो सब सच बन गई हैं। तो ये जो हम कहते हैं एक मैनिफेस्टेशन का गेम बहुत बड़ा है, कि आप जैसा सोचना शुरू कर दो और उस दिशा में अगर काम करना शुरू कर दो, तो आप वहाँ तक जरूर पहुँचोगे। जैसे कई बार हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो उसकी कॉल आ जाती है। ये तस्वीर है? ये तस्वीर में मैं ही हूँ बीच में खड़ा हुआ, वो मेरी माता जी हैं, वो मेरी बहन है। तो ये भी हमारे उसी कमरे की फ़ोटो है। साइड में हीटर रखा हुआ है। गांव में पहले हीटर जलते थे, तो हीटर पे काम हो जाता था, बिजली का बिल नहीं आता था उस दौरान। ये फ़ोटो मुझे लगता है 96-7 की फ़ोटो होगी, 5 की होगी आई थिंक। आपका जन्म नहीं हुआ था तब, उससे पहले की फ़ोटो है। ये तस्वीर? ये मेरे पिताजी हैं, और इन्होंने मुझे हर गलत सही सब में साथ दिया है। और शायद आज मैं जो यहाँ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो ये मेरी फ़ोटो है, मैं 1 साल का हुआ हूँ तब। और जब मैंने एक कार ली थी, अपने पिताजी को एक कार गिफ्ट की थी मैंने, BMW X7, तब उन्होंने मुझे ऐसे ही गोदी में उठाया था। ये पता है, तस्वीर है ये तस्वीर है वो, ये जो मैंने कार इनको दी थी। तो जब ये 55 साल के हुए थे, तो मैंने इंस्टा पे लिखा भी था कि मेरे बचपन से पापा के 55 तक। तो मतलब कमाल की बात है कि आज भी वो मुझे गोदी कर पाते हैं। 1 साल का था तब वो। ये कब ली थी आपने जो फर्स्ट कार ये है? 2000 नहीं, ये मैंने फादर को दी थी, 2020 की बात है। फादर को फर्स्ट टाइम आपने गिफ्ट करा? मैंने, मेरी फर्स्ट कार GLS मर्सिडीज थी। तो कैसे संबंध है आपके पिता के साथ आपके? बहुत अलग है, मतलब बहुत अलग। अभी जैसे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, मैंने अरावली वाला वीडियो बनाया, तो कल उन्होंने मुझे फ़ोन करके अड़का दिया, यार ये सब वीडियो में ये बात तो नहीं रखी जा सकती थी, काटी जा सकती थी। वो मुझे अभी भी डांट देते हैं, कह देते हैं, और हमारी बहुत बनती है और हमेशा से बनती है। हर एक ख़राब अच्छे डिसीजन में कुछ एक मेरी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं टीम के साथ भी कह रहा था। जैसे 12th क्लास में, जब मैं 12th में था, तो क्या होता था ना, यूपी में एक लिस्ट जारी हुआ करती थी उस टाइम पे स्कूल्स की, कि ये मेधावी छात्र हैं। मेधावी इन द सेंस ब्रिलियंट छात्र हैं।
तो मेरा मेधावी साथ था अपने ज़िले में कि ये 10 बच्चे हैं ज़िले के जो अच्छा करेंगे, बोर्ड में अच्छा करेंगे, एक लिस्ट बनती थी। आजकल तो बेसिक एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमारे टाइम पे दिया जाता था। तो हमारी अलग से क्लास चलती थी आफ्टर स्कूल। तो क्या हुआ कि मैं 10-15 दिन नहीं गया, मैं अपना घर पे रह के तैयारी कर रहा था। मेरे पिताजी को भरोसा रहता था पूरा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। मेरे फादर उस टाइम नौकरी कह लीजिए या छोटा मोटा धंधा कह लीजिए, सूरतगढ़ एक जगह राजस्थान में, बाड़मेर के पास, वहाँ कर रहे थे काम। मैं 10-15 दिन बाद स्कूल गया, मेरे क्लास टीचर से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था, उसने प्रिंसिपल को शिकायत लगाई, उसने मुर्गा बनाया और पीछे से ऐसे लात से एकदम गिरा दिया और एक घूसा मारा ऐसे। तो बड़ा बुरा लगा और कह दिया अपने बाप को लेके आना। 15 दिन से स्कूल नहीं गए थे, स्कूल का बड़ा महत्व। मैं बाहर निकला, स्टूडियो पीसीओ था, मैंने वहीं से अपने पिताजी को फ़ोन लगाया स्टूडियो पीसीओ से। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे प्रिंसिपल ने, तब नोकिया के फ़ोन चले ही थे, हमारे पिताजी ने भी लिया था नोकिया 1100, 2005-6 की बात है। तो मैंने फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे प्रिंसिपल ने किया, फ़ोन रख बस। ओ भाई, उन्होंने जो एक सांस में, मैं तो अपनी लाइफ में कभी गालियाँ नहीं दी, मेरे पिताजी बड़ी देते थे और उनका काम ऐसा था, उन्होंने जो प्रिंसिपल को मतलब बोला, मेरे बेटे को मारा कैसे, ये वो, कल आ रहा हूँ मैं वापस, पूरा हिसाब किताब करूँगा। तो मतलब मेरे फादर मेरी हर चीज़ में साथ दिया है और मुझे लगता है कि ये हर पेरेंट्स को करना चाहिए और बच्चों को भी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप जितना भरोसा अपने बच्चे पे जताते हो तो बच्चा पूरी ताकत लगा देता है उस भरोसे को सही साबित करने में, जो मैंने किया, जो आज भी मुझे है। जैसे मैं लाइफ में इतनी बार गिराऊं, इतनी बार उठाऊं, तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते नहीं नहीं तू अच्छा कर लेगा, तू अच्छा कर लेगा। मैं उनके हर एक भरोसे पे खरा उतरा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि जो उन्होंने मेरे लिए किया मैंने वो चीज़ पे बैक की है। क्या करते थे आपके पिता? अलग अलग था कि कंस्ट्रक्शन का काम, थोड़ा ठेकेदारी का काम कर लिया, कहीं रोड वोड बन रही है उसका कुछ वो ले लिया, काम ले लिया, यही सब चीज़ें थी, यही काम करते थे। बीच में चला, कभी बहुत अच्छा चला, उसमें ये होता है कि कभी बहुत अच्छा चला तो चीज़ें बदल गई, फिर अचानक से ख़त्म हो गया वैसे। बट वो भी ऐसे ही थे कि अगर 100 रुपये कमाएं तो बच्चों के लिए लगा देना, ये नहीं सोचना कल के लिए रखना है, कुछ नहीं करना। ये तो आपने अपने पिता से ये सीखा। ये मैंने सीखा कि ज़िंदगी को जियो यार, ऐसा नहीं है कि तब ऐसा कर लेंगे तब वैसा कर लेंगे। ज़िंदगी एक सिगरेट की तरह सुलग रही है, आप कस लो या ना लो। और भी कुछ तस्वीरें हैं। ये मेरे माताजी की तस्वीर है सन 2013 की, मेरी सिस्टर की। आपको ये भी याद है कि कब की? हाँ, मुझे याद है। मेरी माताजी बहुत खूबसूरत है, ऐसे नहीं है। कैसे संबंध है आपकी मम्मी के साथ आप? मम्मी से अब तो बहुत अच्छे, बट शायद उस टाइम तक मम्मी मुझे ज़्यादा नहीं समझ पाती थी, तो मम्मी का उतना सपोर्ट, मतलब मुझे पापा जितना सपोर्ट मम्मी से नहीं मिला है। बट अभी बहुत अच्छा है, अभी वो मेरी हर एक बात समझती हैं और हर कुछ करती हैं और वो कहती भी हैं कि जो सपने मेरे पिता ने मेरे पूरे नहीं किए या जो सपने मेरे पति से पूरे नहीं हो पाए वो मेरे पुत्र ने किए, तो उनको इस चीज़ का बहुत गर्व है और वो सबसे तारीफ़ करते हैं। अच्छा, अगली तस्वीर जो मेरे पास है वो आपके दिल के बहुत करीब होगी और मतलब शुरुआती दौर की तस्वीर है। आप अभिनय शर्मा से अभिनय सर बने हैं, उसकी पहली तस्वीर मुझे लगती है ये है, तो आप, मुझे लगता है आप गेस कर पाएंगे जी 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 बिल्कुल। कौन सी तस्वीर हो सकती मतलब क्या पूछा आपने दोबारा से, मैं थोड़ा, हाँ एक बार। है। शुरुआती दौर की तस्वीर है, अभिनय शर्मा से अभिनय सर बनाने वाली तस्वीर। वो तो नहीं है जिसमें मैं सुपर 30 बैच चलाया करता था एक रूम में और सुबह सुबह 8:30 बजे होते थे क्लास, खुद से स्टूल लगाना और सेट करना एक रूम में पढ़ाते हुए वाइट बोर्ड पे। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली वही तस्वीर है। ये बड़ा अच्छा दौर था, लेकिन रिचा पता है एक चीज़ मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जब आप लाइफ में ना एक बहुत ख़राब दौर से और एक अच्छे दौर में जा रहे होते हैं, वो जो फेज, ट्रांजिशन वाला जो फेज है, वो बड़ा सही होता है। मतलब मुझे आज भी उस वक्त को सोने से पहले कई बार याद करता हूँ कि यार मैं एक थाली के लिए सोच रहा हूँ, चलो थाली छोड़ो नहीं खाते हैं, 60 की थाली खा ली, 40 की खा ली, और अचानक से आप पहला वीडियो डालते हैं, वो वायरल हो जाता है, आपकी किताब इतने सारे लोग लेने लगते हैं और कैसे वो वक्त पलटता है, वो बहुत खुशनुमा वक्त होता है। शायद वो खुशी फिर और किसी मोमेंट पे नहीं आती। इसीलिए पता है कई बार गिरना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार, बहुत सारे लोगों को लगता है अब ये खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया। नहीं नहीं, गिरना सच में ज़रूरी है। जब आप गिरते हो ना और फिर जब दोबारा उठते हो तो उसका अलग मजा है। वो जो अनुभूति है ना, वो मैंने इतनी बार ली है, मुझे पता है। इसलिए मेरा डायलॉग है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा। ये बदलता रहता है हमेशा, खराब आए नहीं सोचना, क्योंकि मैंने इतनी बार खराब और अच्छे देख लिए हैं। मुझे लगता है खराब है, ठीक है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा है ये भी खराब होगा। ट्रू। आपने जब स्टार्ट किया था, आपने कहा कि जब पहले वीडियो बनाया था मैंने, तो वो वायरल हो गया था, आपने बुक्स भी लिखे और जो पहली किताब आपने लिखी वो काफी 2013 में पॉपुलर लिख है। दी थी। लोग मुझे कहते हैं मैं विजनरी नहीं हूँ, मैं 2013 में किताब लिखी। तो ये मोटिवेशन कैसे आया था आपको?
कि किताब लिखना है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मतलब वो रिटन फॉर्मेट में बच्चों बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या था, 2012 में जैसे हमने भी एग्जाम दिए, मैंने 2012 13 14 15 16 तक लगातार एसएससी के एग्जाम दिए हैं, क्लियर किए हैं। और तो उस टाइम पे कोई भी अच्छी किताबें नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, आज भी बहुत कम बुक हैं। कोई नहीं दिखा सकता कि कोई टेक्स्ट बुक आती है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ना चाह रहा तो किताबों से सीख सकता है, बट आज ऐसा कंपल्सन सा हो गया। क्यों? क्योंकि किताबें जो आ रही हैं वो प्रैक्टिस सेट है। आप टीचर हैं, आपने 2 लड़के पकड़े, उनको बिठाया और किताब लिखा दी, बस आपका नाम है एज ए ऑथर। तो अब ऑथर ऑथर नहीं रहे, कंपाइलर बन गए। PYQS का कंपाइलेशन कर दिया, यू आर द ऑथर। ऐसा थोड़ी होता है। ऑथर वो होता है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पे मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा कर दो कि गजल बनने को मजबूर हो जाए। ओह वाह! तो वो किताब जो लिखी थी मैंने, 1.5 साल लगा के लिखना, टाइपिंग से लेके हर एक चीज सीखना करना, मतलब 1.5-2 साल लग गए थे। प्ले विद एडवांस में बुक लिखी थी। लोग किताब लिखने की बात करते, मैं एक बार लिखने के बाद अपडेट नहीं कर पाया। ये वही किताब है जिसके बारे में कहा गया था कि ये बड़ी अच्छी किताब है और मैंने भी इसी से पढ़ाई की है और बाद में फिर मना कर दिया था कि नहीं। किसने मना किया? अरे बस आपको पता ही है सारी बात है, आप तो सबका इंटरव्यू लेती रहती है। नहीं, मैं जानना चाहूँगी आपसे। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे और याद नहीं रहता लोगों को। अभिनय सर की पहली सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी मेरी, सबसे पहला ट्यूशन मैंने 200 रुपये महीने पकड़ा था। ऋषभ करके एक लड़का था ईलू, जो आज IOCL में DGM है, डायरेक्टर जनरल मैनेजर, बहुत बड़ी पोस्ट पे है और बहुत कुछ उसके अंडर आता है। मतलब जहाँ पे वो पोस्टेड होता है, उसने मुझे बताया, तो उसके आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप खुलेंगे वो सब उसकी बिना परमिशन के नहीं खुल सकते। जिसको मैंने पढ़ाया, जो मेरा पहला स्टूडेंट था। फिर उसका भाई जो छोटा था वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया है और M.Tech करके लाइफ में अच्छा कर रहा है वो भी। तो मेरे ये पहले स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। और अगर वैसे सैलरी का देखें तो 7-8 हज़ार जब कमाए थे तो माता जी के लिए साड़ी लेके आए थे, भाई के लिए एडिडास के जूते लिए थे। उस टाइम 2900 का टॉप एंड जूता आता था, सन 2008-9 की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही करके 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 फिर 17,000 दिल्ली में जब शुरू किया तो 17,000 से शुरुआत की। ट्यूशन भी पढ़ाया 6,000 रुपये महीने, मॉडल टाउन जाते थे मुखर्जी नगर से पैदल पढ़ाने। फिर वहीं से जब कोचिंग में हो गया तो 17-18 हज़ार रुपये महीने के कमाने लगे। वही मैंने ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बहुत की है। जैसे कि ये नहीं है कि 17,000 है तो भी सेटिस्फाई हो गए, नहीं। अगर मेरा पहला महीना 17,000 का रहा है तो मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगा लिया कि यार मैं ये कुछ स्पेशल बैचेज पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, तो मुझे 1 लाख रुपए मिलने लगे झट से। तो वो बहुत फास्ट किया मैंने। अभी आपकी इनकम कितनी है? अभी कुछ ऐसे, अभी तो बहुत कम है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मैं 2 साल पहले जितना कमाता था उसका आधे का आधा ही कमाता हूँ। तो ऐसा नहीं है अभी तो कुछ बहुत, लेकिन अभी आगे वक्त बहुत बदलने वाला है, आग लगने वाली है। नहीं, मुझे दिख रहा है ये फार्म हाउस जो आपका है यहाँ पे, ये इनकम दिखाता है आपकी। ये तो मैंने 2017 में लिया था। मतलब अब वैसे ना कि अब आप मैंने यहाँ पे इसके बगल में मेरा फार्म हाउस है जहाँ पे मैंने खेती की हुई है, हर तरीके की सब्जियाँ हैं, गाय भैंस रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैंने पहले 8,000 रुपये कमाए थे तब 3,000 का नेपाली बंदा मेरे यहाँ रख लिया था मैंने खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसको बर्गर ये सब बनाना आता था। और उसके लिए एक अपने ही हॉस्टल में 1500 का छोटा कमरा भी लिया था। और उस कमरे से अपने कमरे तक एक बेल लगा दी थी कि एक बार बेल बजाऊंगा तो चाय लेके आना, 2 बार बजाऊंगा तो चाय के साथ ब्रेड, बहुत फेमस थी। तो मेरा जलवा ऐसे कि 8,000 कमाए तो पहले महीने शुरू कर दो खेल अपना, जलवा रहना चाहिए। जिंदा दिली आती कैसे है? क्योंकि ये बहुत बहुत रेयर ही है, हम सेविंग करना पहले सोचते हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि भगवान रास्ते दिखाता रहता है, जी लेना चाहिए। क्योंकि फिर पता, आप खुद ही सोचो ना, जब हम छोटे थे तो चॉकलेट कितनी अच्छी लगती थी, या टॉफ़ी, मेरे को चॉकलेट नहीं मिली है, टॉफ़ी बहुत अच्छी लगती थी, या ब्रेड बहुत अच्छी लगती थी। ब्रेड जब हमें सुबह चाय से मिलती थी तो हम पहले उसकी किनारी तोड़ देते थे और वो खाते थे, फिर बीच बीच का रह जाता था, फिर उसका मजा लेते थे, धीरे धीरे खाते थे। हम तो गाँव से हैं, तो हमारे लिए सुबह जगने में नाश्ते का मतलब चाय है, सिर्फ चाय, और वो भी नॉर्मल नहीं। मैंने 12th क्लास तक, लोग बिलीव नहीं करेंगे कैमरे पे, मैंने 1 लोटा भर के चाय 12th क्लास तक पिया। आफ्टर 12th क्लास आई रियलाइज कि लोग इतनी नहीं पीते हैं जितनी मैं पीता हूँ। नहीं, अभी आपने चाय बनाई भी थी। हाँ, चाय भी बनाई। मतलब मुझे नहीं पता था कि लोग इतनी चाय नहीं पीते। हमारे लिए चाय मतलब एक आंख खुलती थी 1 लोटा पीने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद और लूंगा। और चूल्हे पे चाय बनती थी, उसकी वजह ये भी होती थी कि चूल्हे पे चाय बनती थी तो बन के रख जाती थी कि दोपहर तक चलेगी, ऐसा नहीं होगा ना बार बार चूल्हा जलेगा।
तो वो कॉन्सेप्ट था। तो आप सोचो कि हमें उस टाइम वो ब्रेड ऐसे लगता था मुझे तो कि यार मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो खूब सारे ब्रेड खाऊंगा, लेकिन आज वो ब्रेड अच्छे नहीं लगते। या फिर कोई इंसान ले लीजिए, किसी वक्त में उसके बिना जीना मतलब गवारा नहीं था यार, सोच भी नहीं सकते थे, और आज हम उसके बिना हंस रहे हैं। गुजर गया वो वक्त जब उसकी हसरत थी हमें, अब शायद वो खुदा के रूप में भी हो तो सजदा ना करें। तो वक्त के साथ चीजों की वैल्यू, चीजों के प्रति प्यार, लगाव खत्म होता रहता है। तो इसलिए जिस वक्त में जो है उसे जी लेना चाहिए। आगे पता नहीं कि ये मन किया या नहीं किया। और मैथ्स वाला तो हमारा ऐसा फील आता है कि यार हम शायद स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, अध्यात्म में चले जाएंगे। एक तो शिक्षक हैं तो बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि हम वैसा कुछ नहीं करते, अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, ये सब हमारी लाइफ में नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी गाली नहीं दी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऑनलाइन टीचर्स ऐसे ही हैं, सब ये सब करते हैं, मैक्सिमम हम करते हैं। हमने नहीं किया तो हमें लगता है कि यार शायद बचा हुआ जीवन अध्यात्म में बिताएंगे, लोगों के साथ बिताएंगे। तो सर आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब क्या आप आपको रात जब भी को हम 9 लोग बजे भी स्क्रीन इतना उछल के क्यों पढ़ाते हो? जब भी स्क्रीन पे देखते हैं हम आपको तो आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। उछल उछल के, हाँ। पता नहीं ये मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है, कुछ तो है इसका राज। खुश रहता हूँ बस, ऐसा नहीं है, मजे लेते रहता हूँ जिंदगी में। मतलब इतने इतने मजे लेते हैं कि कभी कभी आप निक्कर पहन के भी पढ़ा देते हाँ हाँ, वो तो मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हैं। ये नॉर्मल सी बात है। आपको पता है इस पे एक बार ऐतराज हो गया था, ओके। और एक बहुत बड़े शिक्षक हैं, आज बहुत फेमस हो गए वो, उस टाइम तो नहीं थे, कोई नहीं जानता था। नाम है विजेंद्र मासी जी भी। तो ये निक्कर वाली बात थी, पता नहीं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो क्या सोचेंगे। तो मैं ऐसे ही निक्कर पहन के छोटा सा और 10th फ्लोर की छत पे नाच रहा था। तो पता नहीं किसी भाभी ने शिकायत कर दिया, क्या कर दिया, और भैया विजेंद्र मासी जी भी आए। अब मेरे को जो बुरा भला उन्होंने बोलना चालू करा, एकदम ये वो। तो मुझे अभी याद है, इसलिए मैं अब निक्कर पहनने से थोड़ा बचता हूँ। धुरंधर मूवी देखी आपने? हाँ, कैसी लगी? ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई, मैंने तो प्रेशर में देखी, मुझे मूवियाँ देखना प्रेशर में बिल्कुल, देखी क्यों? मतलब घर पे लोग कह रहे थे कि देख लो चलो साथ, तो देख ली। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट मूवी में नहीं है, किसी भी, मैं नहीं देखता हूँ, बहुत रेयर मूवी देखी है मैंने। और मुझे कोई मूवी 2 4 5 बार देखने के बाद समझ में आती है। जैसे ये वाली बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई धुरंधर मूवी की, लोगों को आ गई कि जब लास्ट में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना को गाड़ी में घुमा के लेके जाता है, तो लोग कह रहे हैं कि अब ये इसे मार देगा। बट मुझे नहीं समझ में आया कि, मुझे ये नहीं पता चला कि वो मार देगा, और क्यों मारेगा, वो तो उसका साथ था। तो मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आता है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगी थोड़ी। मे भी कहीं ये पार्ट 2 में समझ में आए, हाँ हाँ, जैसे वो बाहुबली मैंने पिक्चर में। 8-10 मूवी ही थिएटर में जाके देखी है बस, और टोटल लाइफ में 12। जिससे आपने सीखा हो या फिर आपके मतलब जो मेमोरी बन इमोशनल गई हो, इमोशन जो भी हो आपकी मेमोरी। सीखा है मैंने, अमृत, जैसे अमृत में एक गाना है, मेरा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, जब अपना गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, राजेश खन्ना साहब की। अवतार मूवी बहुत अच्छी है, जिसमें वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और बच्चे बाद में ऐसे हो जाते हैं, बहुत सीखने वाली मूवी है। अच्छा, म्यूजिक का आपको बहुत शौक है, क्योंकि हमने देखा खान सर के रिसेप्शन में गए थे, आप नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। हाँ, वो मेरा डांस निकल जाता है जैसे ही गाने की आवाज़ आती है। तो भोजपुरी गाने सुनते हैं आप? हाँ, भोजपुरी गाने भी, सारे टाइप के गाने सुनता हूँ, सब भोजपुरी, पवन मतलब सिंह से भोजपुरी में अलग लेकर वाइब है के, ना? हाँ हाँ, अलग वाइब है। हरियाणवी गानों में भी अलग वाइब है। आप विक्रम सरकार के गाने सुनिए, और पंजाबी गानों में भी अलग बात है, और बॉलीवुड सॉन्ग तो है ही। मतलब मैं तो गाने सुनता हूँ ठीक ठाक मात्रा में, बट मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद हैं। जैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग है कि तुम बिन दिल लगता नहीं हम क्या करें, उस गाने में लाइनें भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए तो, आपने सुना है गाना? बड़ा अच्छा है। मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी पसंद है। हाँ, उसमें वो कहता है ना कि हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत का ही गम एक तन्हा नहीं। तो यही सोच लेना चाहिए जो लोग भी दिल टूटने से परेशान है, कि मोहब्बत का ही एक गम तन्हा नहीं है, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। ये प्रेम पे आप बहुत बात करते हैं, आपके लिए प्रेम क्या है? प्रेम, प्रेम आत्माओं का निस्वार्थ समर्पण है। प्रेम, प्रेम एक तरफा चीज है, प्रेम करने की चीज है, पाने की नहीं। करने की चीज़ है, पाने की नहीं। मतलब प्रेम आप
करिए तो आनंद है। आप सोचें कि मुझे प्रेम पाना है, प्रेम में बदले की भावना नहीं है, प्रेम में प्रतिकार नहीं है, प्रेम में बदला नहीं है, निस्वार्थ समर्पण मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूं। मतलब प्रेम यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम आओ, मगर तुम तब आना जब तुम चाहो। ये प्रेम है। प्रेम जहां वक्त शून्य हो जाए, पता ही ना चले कब 1 घंटा गुजर गया, कब 2 घंटे गुजर गए, टाइमलेसनेस पैदा हो जाए। प्रेम वो है जो वर्तमान में जीना सिखाता है, जब हमें ना आगे आने वाले वक्त की पता है, ना कल की फिक्र है जो गुजर गया, वो प्रेम है। प्रेम जहां अहंकार खत्म हो जाता है, कहते ना जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे मैं नहीं। तो प्रेम परमात्मा तक का रास्ता है। प्रेम प्रेम बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच सर हमसे बहुत जुड़ने के बहुत लिए। अच्छा लगा आपसे ऋचा, बात आपसे करके बात मुझे भी करके। बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय की कमी है तो जी अरे अब आप बड़े बड़े इंटरव्यू कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।